गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 के अंतर्गत तीसरा जो चैप्टर बुक जो है ना आपके बुक में दिया हुआ लेसन नंबर 3 द बेट, इसके एक पार्ट को हम लोग पढ़े थे। आज जो है देखिए यहाँ से लेकर के हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और यहाँ से आज हम पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें, है ना। तो कहा जा रहा है, एंड नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ, एंड नाउ और अब द बैंकर, वह जो साहूकार था, देखिए पिछली घटनाओं से होकर के आ रहा है। अगर आप जो है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया जा कर के फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको देख लें, तब ये कहानी आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो कहा जा रहा है कि एंड नाउ द बैंकर, और अब साहूकार जो था, पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने तक वह चक्कर काट रहा था। रिकॉल्ड ऑल दिस, और 15 वर्ष पहले जो घटनाएं घटी थी उसको वह रिकॉल्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसको याद करने की वह कोशिश कर रहा था। एंड आस्क्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा, यानी जो बैंकर था, जो साहूकार था, उसने अपने आप से कहा, क्या कह रहा है, वाई डिड आई मेक दिस बेट, वाई डिड आई मेक दिस बेट, अरे मैंने यह शर्त क्यों लगाई, मैंने यह शर्त क्यों लगाई थी। व्हाट इज़ द गुड, इस शर्त से क्या लाभ मिला। द लॉयर लॉसेज 15 years ऑफ हिज लाइफ, वकील अपने जीवन का 15 वर्ष खो दिया। एंड आई थ्रो अवे 2 millions, और मैं 2 millions खो दूंगा। ऑन माई पार्ट, मेरी ओर से, इट वॉज द कैप्राइस ऑफ अ वेल फेड मैन, कह रहा है ऑन माई पार्ट, मेरी ओर से, इट वॉज द कैप्राइस, कैप्राइस मतलब होता है मौज मस्ती, इट वॉज द कैप्राइस, यह मौज मस्ती थी, ऑफ अ वेल फेड मैन, यानी अच्छी तरह से खिलाए गए व्यक्ति की यह मौज मस्ती थी। ऑन द लॉयर्स, और वकील की ओर से, प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड, और जबकि वकील की ओर से क्या था, धन का लालच था। वकील की ओर से जो है ना धन का लालच था। आगे है, ही रिकलेक्टेड फर्दर व्हाट हैपेंड आफ्टर द इवनिंग पार्टी, रिकलेक्ट का मतलब होता है याद करना, बीती हुई घटनाओं को याद करना। ही रिकलेक्टेड फर्दर, यानी आगे वह याद करते हुए, आगे फिर इसके बाद जो है वह याद करने लगा, बीती घटनाओं को याद करने लगा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, आफ्टर द इवनिंग पार्टी, यानी इवनिंग पार्टी, जो पार्टी दी गई थी उस पार्टी में शाम के वक्त, शाम के समय क्या हुआ था, उस चीज़ को वह याद करने की कोशिश करने लगा। कौन, वही बूढ़ा साहूकार। इट वॉज डिसाइडेड, शाम के समय जो है ना, इट वॉज डिसाइडेड, यह भी तय किया गया, दैट की द लॉयर मस्ट अंडरगो हिज इम्प्रिजनमेंट अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ गार्डन विंग ऑफ द बैंकर्स हाउस। इट वॉज डिसाइडेड, यह भी तय किया गया था, दैट की द लॉयर मस्ट अंडरगो हिज इम्प्रिजनमेंट, यानी वकील को 15 वर्ष के लिए जो है ना इम्प्रिजनमेंट यानी कैद में बिताना होगा, अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ गार्डन विंग ऑफ द बैंकर्स हाउस, यानी जो बैंकर्स था, जो साहूकार था, उसके घर के पास जो है, जो गार्डन विंग था, जो बगीचा था, बगीचे के एक हिस्से में जो साहूकार का जो घर बना हुआ था, उस घर में स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कड़ी निगरानी में उसे 15 वर्ष का समय जो है ना बिताना था वकील को। इट वॉज एग्रीड दैट, यह भी सहमति बनी थी, दैट की ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान, ही वुड बी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना, है ना। ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस
द थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है दहलीज, जिसको आप चौखट कह लीजिए। तो इट वाज एग्रीड दैट, यह भी सहमति बनी थी दैट कि ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इस 15 वर्ष के अवधि के दौरान, ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस द थ्रेशहोल्ड, उसे थ्रेशहोल्ड को यानी दहलीज को, घर के चौखट को पार करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब चौखट को पार करने से भी वह उसे वंचित कर दिया जाएगा। टू सी लिविंग पीपल, यानी टू सी लिविंग पीपल यानी जीवित लोगों को देखने के लिए, टू हियर ह्यूमन वॉइसेज, मानवीय आवाज़ों को सुनने के लिए, एंड टू रिसीव लेटर्स, पत्रों को प्राप्त करने के लिए, एंड न्यूज़पेपर्स, और जो है समाचार पत्रों को प्राप्त करने के लिए, चिट्ठियों को प्राप्त करने के लिए, और मानवीय वॉइस, मानवीय आवाज़ को सुनने के लिए, जीवित लोगों को देखने के लिए जो है ना, वह थ्रेशहोल्ड को, वह दहलीज को यानी चौखट को पार करने का उसको अधिकार नहीं होगा ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इस 15 वर्ष के अवधि के दौरान। ही वॉज परमिटेड, लेकिन उसे यह अनुमति दी गई थी टू हैव अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कि वह अपने साथ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख सकता है। अपने साथ वह जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो यंत्र होता है, वह अपने साथ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख सकता था। टू रीड बुक्स, पुस्तकों को पढ़ सकता था। टू राइट लेटर्स, यानी चिट्ठियाँ लिख सकता था। बाहर से वह पत्रों को प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन कमरे के अंदर बैठ करके वह राइट लेटर्स, वह चिट्ठियों को लिख सकता था। टू ड्रिंक वाइन, शराब पी सकता था, है ना। टू ड्रिंक वाइन, शराब पी सकता था। एंड स्मोक टोबैको, और जो है ना वह सिगरेट भी पी सकता था। यानी ये सारे कार्य करने की उसे अनुमति थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख सकता था, किताबों को पढ़ सकता था, चिट्ठियाँ लिख सकता था, शराब पी सकता था, सिगरेट पी सकता था। आगे हैं, बाय द एग्रीमेंट ही कुड कम्युनिकेट बट ओनली इन साइलेंस। बाय द एग्रीमेंट, यह भी सहमति बनी थी दैट कि ही कुड कम्युनिकेट, वह कम्युनिकेट कर सकता था, वह संवाद कर सकता था, बट ओनली इन साइलेंस, लेकिन केवल चुप होकर के, केवल खामोशी से, केवल शांति से वह संवाद कर सकता था। यानी वह बोल नहीं सकता था, बोल करके वह संवाद नहीं कर सकता था, लेकिन शांत होकर के इशारा में, खामोशी से वह संवाद कर सकता था। विथ द आउटसाइड वर्ल्ड, विथ द आउटसाइड कहा जा रहा है, विथ द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ लिटिल विंडो, यानी एक छोटे से खिड़की के माध्यम से वह जो है ना खामोशी से कम्युनिकेट कर सकता था, संवाद कर सकता था। स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पस, जो खासकर, जो विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। एवरीथिंग नेसेसरी, प्रत्येक आवश्यक चीज़ें, बुक्स, पुस्तकें, म्यूजिक, संगीत, वाइन, शराब, ही कुड रिसीव इन एनी क्वांटिटी, यानी किसी भी मात्रा तक जो है ना वह शराब, उसे शराब उपलब्ध कराया जा सकता था। उसे संगीत सुनने, वह संगीत सुन सकता था, बुक्स, किताबों को पढ़ सकता था। एवरीथिंग नेसेसरी, यानी हर ज़रूरत की चीज़ें जो है ना कितनाहों मात्रा में वह प्राप्त कर सकता था। बाय सेंडिंग ए नोट थ्रू द विंडो, यानी इस खिड़की से, जो खिड़की उस कमरे में थी, इस खिड़की के माध्यम से वह नोट लिख करके, है ना, वह इन चीज़ों को किसी भी मात्रा में हासिल कर सकता था। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑल द मिन्यूटेस्ट डिटेल्स, न्यूनतम विवरण, इसका अर्थ होता है द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑल द मिन्यूटेस्ट डिटेल्स विच मेड द कन्फाइनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत में, सॉलिटरी स्ट्रिक्टली मतलब कड़ाई से, एकांत में, कन्फाइनमेंट यानी कैद। तो यह भी
मिनुटेस्ट डिटेल्स यानी न्यूनतम विवरण यह भी सहमति बनी थी कि विच मेड द कन्फाइनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी, यानी जो वकील था जो कैद में चला गया था उसको कड़ाई से, है ना, उसे जो है एकांत में 15 वर्ष का जो है समय बिताना था। एंड इट obliged the lawyer to remain exactly 15 years from 12 o'clock of November 14, 1870 to 12 o'clock of November 14, 1885। देखिए यह कहा जा रहा है कि एंड इट obliged द लॉयर, और वकील जो था कानूनन रूप से बाध्य था टू रिमेन एग्जैक्टली 15 ईयर्स, यानी 15 वर्ष का समय गुजारने के लिए वकील जो था कानूनन रूप से बाध्य था, जिस समय की शुरुआत होती थी फ्रॉम 12 o'clock ऑफ नवंबर 14, 1870 टू 12 o'clock ऑफ नवंबर 14, 1885, यानी 14 नवंबर 1870 ईस्वी के 14 नवंबर के 12 बजे रात्रि से लेकर के 14 नवंबर 1885 के 12 बजे रात्रि तक जो है उसे कैद में बिताना था। द लीस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट टू वायलेट द कंडीशंस टू एस्केप इफ ओनली फॉर 2 minutes before the time freed the banker from the obligation to pay him the 2 millions। कहा जा रहा है द लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, अटेम्प्ट यानी प्रयास, द लिस्ट अटेम्प्ट यानी कम से कम प्रयास, ऑन हिज पार्ट टू वायलेट द कंडीशन, यानी कंडीशन को वायलेट करने का यदि प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास किया गया, यानी शर्त का उल्लंघन करने का जरा सा भी अगर प्रयास किया जाता है, टू एस्केप इफ, यदि वह टू एस्केप इफ ओनली फॉर 2 minutes बिफोर द टाइम, यानी 15 वर्ष का जो अवधि दिया गया था, 15 वर्ष की अवधि में अगर 2 मिनट पहले भी अगर वह शर्त का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो फ्रीड द बैंकर, तो जो बैंकर था, जो साहूकार था, वह स्वतंत्र हो जाएगा फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम द 2 millions, यानी 2 millions की राशि देने से वह इनकार कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर शर्त पूरा नहीं होता है तो साहूकार भी शर्त को क्या करेगा, तोड़ देगा, उसे भी पैसा नहीं, वह भी पैसा नहीं देगा। यह कंडीशन था, यह शर्त था। आगे कहा जा रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कैद के प्रथम वर्ष के दौरान, द लॉयर वकील एज फार एज इट वाज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स सफर्ड टेरिबली फ्रॉम लोनलीनेस एंड बोर्डम। कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कैद के प्रथम वर्ष के दौरान जो लॉयर था, जो वकील था, जो 15 वर्ष का समय एकांत में जिसको बिताना था, तो यह महसूस किया गया कि सफर्ड, कि वह जो वकील जो था ना, यानी जो नोट्स, जो छोटे छोटे नोट्स आते थे, उस नोट्स के आधार पर कहा जा सकता है कि सफर्ड टेरिबली फ्रॉम लोनलीनेस, यानी जो वकील था वह टेरिबली, बुरी तरह से पीड़ित था। फ्रॉम लोनलीनेस मतलब एकांत होता है, वह एकांत, और बोर्डम मतलब उदासी, वह एकांत और उदासी से बुरी तरह से पीड़ित था। फ्रॉम हिज विंग डे एंड नाइट केम द साउंड ऑफ द पियानो, फ्रॉम हिज विंग डे यानी जिस गार्डन के, मतलब साहूकार के जिस गार्डन वाले घर में वह बंद था, है ना, उस घर से, एंड द नाइट केम द साउंड ऑफ द पियानो, उस घर से जो है ना पियानो के बजने की आवाज़ें आती थी। ही रिजेक्टेड वाइन एंड टोबैको, जो वकील था वह कैद में प्रथम वर्ष के दौरान ही रिजेक्टेड वाइन एंड टोबैको, वह जो है शराब को पीना और तंबाकू का सेवन करना बंद कर चुका था, है ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के दौरान, द लॉयर वाज सेंट बुक्स, वकील को पुस्तकें भेजी गई ऑफ अ लाइट कैरेक्टर, यानी हल्के चरित्र वाले पुस्तकों को वकील के पास भेजा गया। आगे देखते हैं।
आगे क्या कहा जा रहा है, और उसको नोवेल्स विथ अ कॉम्प्लिकेटेड लव इंटरेस्ट। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है उलझा देने वाला, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड लव नोवेल यानी उलझा देने वाला प्रेम कहानी पर आधारित उपन्यास उसको भेजे गए। स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड फैंटेसी होता है काल्पनिक, यानी अपराध और काल्पनिक कहानियों की पुस्तकें उसे भेजी गई। कॉमेडीज़ और उसे हास्यप्रद कहानी की पुस्तकें भी उसे दी गई, एंड सो ऑन। और इसी तरह और भी बहुत सारी पुस्तकें भेजा गया, और वह वकील जो था वह कैद में सारे पुस्तकों को पढ़ता गया। आगे कहा जा रहा है, इन द सेकेंड ईयर द पियानो वाज हियर्ड नो लॉन्गर एंड द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक्स, है ना। क्लासिक्स मतलब होता है ग्रीक भाषा में छपी गई पुस्तकें जो होती हैं उसे क्लासिक्स बोला जाता है। इन द सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष के दौरान, द पियानो वाज हियर्ड नो लॉन्गर, पियानो के बजने की आवाज़ अब नहीं आती थी, है ना। दूसरे वर्ष के दौरान पियानो के बजने की आवाज़ अब नहीं आती थी। एंड द लॉयर, और जो वकील था, आज ओनली फॉर क्लासिक्स। आज फॉर का मतलब होता है मांग करना, और वह जो वकील था, जो लॉयर था, वह केवल क्लासिक्स यानी ग्रीक भाषा में छपी हुई पुस्तकों की वह मांग करता था। इन द फिफ्थ ईयर, 5वें वर्ष में, म्यूजिक वाज हियर्ड अगेन, 5वें वर्ष के दौरान म्यूजिक वाज हियर्ड अगेन, फिर से, है ना, म्यूजिक सुना गया। एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन, और जो कैदी था, जो प्रिजनर था, जो वकील था, उसने शराब की मांग की। दोज हु वाच्ड हिम, वे लोग जो उस वकील की निगरानी करते थे, उन लोगों ने कहा दैट कि ड्यूरिंग द होल ऑफ द ईयर, यानी ड्यूरिंग द होल ऑफ दैट ईयर ही वाज ओनली, यानी दूसरे वर्ष के दौरान, ही वाज ओनली ईटिंग, वह केवल खाता था, ड्रिंकिंग, शराब पीता था, एंड लाइंग ऑन हिज बेड, और बिस्तर पर पड़ा रहता था। ही yawned often and talked angrily to himself। yawned का मतलब होता है अंगड़ाई लेना। He yawned often, वह प्रायः अंगड़ाई लेता था, and talked angrily to himself, और अपने आप से गुस्से में बातें करता था। Books he did not read, पुस्तकों को वह अब नहीं पढ़ता था। Sometimes at nights, कभी कभी रात्रि के समय, he would sit down to write, कभी कभी रात्रि के समय वह लिखने के लिए बैठता था। He would write for a long time, रात्रि में बहुत देर तक वह लिखता था। And tear it all up in the morning, और सुबह के समय में वह मतलब वह रात्रि में जो कुछ भी लिखता था, सुबह में उन सब को वह फाड़ देता था। टीयर का मतलब होता है फाड़ देना। मोर देन वंस, यानी एक से अधिक बार, यानी बार बार। ही वॉज हियर्ड टू वीप, यानी बार बार जो है ना, उसके रोने की आवाज़ भी सुनी गई सेकेंड वर्ष के दौरान। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स्थ ईयर, यानी 6वें वर्ष के सेकेंड हाफ में, द प्रिजनर बिगेन जेलसली टू स्टडी लैंग्वेज। जेलसली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स्थ ईयर, 6वें वर्ष के दूसरे हाफ में, द प्रिजनर, जो कैदी था, जो वकील था, बिगेन जेलसली, उत्साहपूर्वक, टू स्टडी लैंग्वेज, भाषा की किताबों को पढ़ने लगा, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की किताबों को पढ़ने लगा, एंड हिस्ट्री, और इतिहास की पुस्तकों को वह पढ़ने लगा। ही फेल ऑन दीज सब्जेक्ट्स सो हंग्रीली, है ना, भूखे व्यक्ति की तरह वह इन विषयों पर टूट पड़ता था। दैट द बैंकर हार्डली हैड टाइम टू गेट बुक्स एनफ फॉर हिम। कहा जा रहा है ही फेल ऑन दीज बुक्स, ऑन दीज सब्जेक्ट्स सो हंग्रीली, इन विषयों के पुस्तकों पर वह भूखे व्यक्ति की तरह टूट पड़ता था। दैट द बैंकर हार्डली हैड टाइम, और इस वजह से जो बैंकर था, जो साहूकार था, हार्डली हैड टाइम, उसे अब समय नहीं मिल पा रहा था,
टू गेट बुक्स एनफ फॉर हिम, कि वह उसके लिए यानी वकील के लिए पर्याप्त मात्रा में पुस्तकों का प्रबंध करे। इसके लिए अब साहूकार को वक्त नहीं मिल पा रहा था। इन द स्पेस ऑफ 4 ईयर्स, चौथे वर्ष के दौरान अबाउट 600 वॉल्यूम्स वर बॉट, यानी 600 वॉल्यूम्स जो है ना खरीदी गई एट हिज रिक्वेस्ट, उसके अनुरोध पर, यानी वकील के अनुरोध पर, है ना। कहा जा रहा है इन द स्पेस ऑफ 4 ईयर्स, चौथे वर्ष के दौरान अबाउट 600 वॉल्यूम्स होता है जिसको आप खंड कह लीजिए। एक किताब के बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, तो किताब जो है अलग अलग वॉल्यूम्स में छपता है। तो इन द स्पेस ऑफ 4 ईयर्स, चौथे वर्ष के दौरान अबाउट 600 वॉल्यूम्स वर बॉट, यानी 600 से अधिक किताबें खरीदी गई, उसे उपलब्ध कराया गया एट हिज रिक्वेस्ट, वकील के अनुरोध पर। यानी चौथे वर्ष के दौरान वकील जो था वह 600 पुस्तकों को पढ़ लिया था। आगे है लेटर ऑन, फिर बाद में आफ्टर द 10th ईयर, यानी 10 वर्ष के बाद द लॉयर सैट इमोवेबल का मतलब होता है शांत रहना, है ना। द लॉयर सैट इमोवेबल बिफोर हिज टेबल, यानी वकील जो था वह टेबल के सामने एकदम शांत होकर के बैठ जाता था। एंड रेड ओनली द न्यू टेस्टामेंट, और न्यू टेस्टामेंट केवल न्यू टेस्टामेंट बुक को पढ़ता था। न्यू टेस्टामेंट जो है ना एक बुक होता है जिसमें जो ईसाई धर्म से संबंधित यह पुस्तक होती है। तो कहा जा रहा है कि लेटर ऑन, फिर बाद में, आफ्टर द 10th ईयर, 10 वर्ष के बाद, द लॉयर सैट इमोवेबल बिफोर हिज टेबल, वकील जो था अपने टेबल के सामने शांत होकर बैठ जाता था। एंड रेड ओनली द न्यू टेस्टामेंट, और न्यू टेस्टामेंट नामक पुस्तकों को केवल पढ़ता था। द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज, साहूकार जो था, साहूकार को यह बड़ा विचित्र लगता था दैट कि ए मैन, एक आदमी, हु इन 4 ईयर्स हैड मास्टर्ड 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book। कहा जा रहा है कि द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज, साहूकार को बड़ा विचित्र लग रहा था दैट कि ए मैन हु इन 4 ईयर्स, एक आदमी जो 4 वर्ष के दौरान हैड मास्टर्ड, उसने मास्टर्ड हासिल कर लिया, उसने ढेर सारा ज्ञान हासिल कर लिया, 600 एरोडाइट, और उसने 600 पुस्तकों को पढ़ डाली, है ना। शुड हैव स्पेंट नियरली अ ईयर इन रीडिंग वन बुक, और वह 1 वर्ष में केवल एक ही पुस्तक को पढ़ा। यह जान करके साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। और वह किताब भी कैसा था, इजी टू अंडरस्टैंड। वह किताब, जिस किताब को वह 1 साल में पढ़ा, वह किताब इजी टू अंडरस्टैंड यानी समझने में आसान था। एंड बाय नो मीन्स थिक का मतलब मोटा होता है, और वह पुस्तक मोटा भी नहीं था, वह पुस्तक समझने में भी आसान था। तो 1 वर्ष के दौरान जो है केवल एक ही पुस्तक को पढ़ पाया। यह जान करके जो है ना साहूकार को अजीब लग रहा था। The New Testament was then replaced by the history of religions and theology। religions यानी धर्म से संबंधित, theology यानी वही होता है, धार्मिक ही होता है। तो द न्यू टेस्टामेंट वाज देन रिप्लेस्ड, यानी 1 वर्ष तक वह न्यू टेस्टामेंट को पढ़ता रहा, और न्यू टेस्टामेंट को पढ़ लेने के बाद इस पुस्तक को रिप्लेस्ड कर दिया गया, हटा दिया गया बाय द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस एंड थियोलॉजी। अब वह धर्म के इतिहास से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने लगा था। आगे कहा जा रहा है, सुनेंगे आगे क्या कहा जा रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ हिज कन्फाइनमेंट द प्रिजनर read an extraordinary amount क्वाइट हैफाजार्डली। कहा जा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ हिज कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब होता है कैद, है ना। यानी अपने कैद के 2 वर्ष के अंतिम 2 वर्ष के दौरान द प्रिजनर यानी कैदी जो था, वकील जो था, रेड उसने पढ़ा
एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट, यानी बहुत सारे किताबों को पढ़ डाला, बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ डाला, लेकिन वह जो भी किताब पढ़ा था ना वह क्रम में नहीं था। यानी जैसे जैसे किताब वह आता गया उसको पढ़ता गया, एक क्रम में जो है ना वह पुस्तकों को नहीं पढ़ा। नाउ ही वुड अप्लाई हिमसेल्फ टू द नेचुरल साइंसेज, अब वह प्राकृतिक विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने लगा था। देन ही वुड रेड बायरन और शेक्सपियर, अब वह बायरन या शेक्सपियर की पुस्तकों को पढ़ने लगा था, प्राकृतिक विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने लगा था। नोट्स यूज्ड टू कम, यानी नोट्स आते थे फ्रॉम हिम इन विच, जिसमें ही आज टू बी सेंट एट द सेम टाइम बुक ऑन केमिस्ट्री, यानी बुक नोट्स आते थे जिसमें जो है ना क्या मांग किया जाता था, ए बुक ऑन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बुक को वह मांगता था। ए टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन पर आधारित पुस्तकों को की मांग करता था। एंड ए नोवेल एंड सम ट्रियटाइज, ट्रियटाइज का मतलब होता है लेख, एंड अ नोवेल उपन्यास की मांग करता था। एंड सम ट्रियटाइज ऑन फिलॉसफी और थियोलॉजी, है ना, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र पर लिखे गए कुछ लेख से संबंधित पुस्तकों को, उपन्यास को, मेडिसिन पर आधारित पुस्तकों को, केमिस्ट्री पर लिखे गए पुस्तकों की वह मांग करता था। ही रेड एज दो, वह इस प्रकार से पुस्तकों को पढ़ता था जैसे ही वर स्विमिंग इन द सी, जैसे मानो कि वह समुद्र में तैर रहा हो। एमॉन्ग ब्रोकन पीसेज ऑफ रिकेज, रिकेज जो होता है ना, रिकेज होता है, क्या कहते हैं, रिकेज जो होता है जैसे कोई आपदा आता है, विपत्ति होता है ना, तो जो तहस नाश हो जाता है जिसको हम रिकेज कहते हैं, है ना। तो ही रेड एज दो ही वर स्विमिंग इन द सी, वह पुस्तकों को इस प्रकार से, है ना, पुस्तकों को इस प्रकार से पढ़ रहा था कि मानो वह समुद्र में तैर रहा हो, है ना। एमॉन्ग ब्रोकन पीसेज ऑफ रिकेज, और रिकेज के ब्रोकन पीसेज यानी टूटे हुए टुकड़ों को, एंड इन हिज डिजायर टू सेव हिज लाइफ, एंड इन हिज डिजायर टू सेव हिज लाइफ, वह अपने जीवन को बचाना चाह रहा हो। वाज ईगरली ग्रैस्पिंग वन पीस आफ्टर अनदर, यानी एक एक टुकड़े को वह जो है ना उत्सुकता पूर्वक पकड़ रहा था, है ना। इस प्रकार से जो है वह पुस्तकों को पढ़ रहा था कि मानो जो है ना जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनका का सहारा हो, उस प्रकार से जो है वह एक एक टुकड़े को पढ़ रहा था। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो है ना हम पार्ट 3 में बात करेंगे। तो अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।